समारोह में फोटो तो लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। मंच को सुशोभित कर रहे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के विशाल महिला वर्ग है, जिनको युवा अवस्था में मैंने कई बार स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत के कार्यालय के अंदर नोट बनाते देखा। ऐसे श्रीमान अरुण चतुर्वेदी साहब, अभी जिस नौजवान का जज्बाती भाषण आपने सुना, इस बीकानेर जिले का सशक्त प्रतिनिधित्व राजस्थान विधानसभा में कर रहे बिहारी लाल जी, मंच पर बैठे सम्माननीय के गहलोत साहब, ओम सातवा साहब, जुगल राठी साहब, इस बीकानेर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अगुवा प्रदेश जी, सामान्य सत्यप्रकाश जी, विजय जी, शशिकांत जी, राम गोपाल जी, वासुदेव जी, और सब के बीच में इस धनतेरस के अवसर पर भी जब सरदार भैरव सिंह जी शेखावत के 99वीं जन्म शताब्दी वर्ष का आगाज करने वाले जिन्होंने हिम्मत जुटाई, आप सब लोगों से रूबरू होने का हमें मौका दिया, ऐसा भैरव सिंह शेखावत जन्म शताब्दी समारोह के संयोजक सुरेंद्र सिंह जी, इस समारोह में उपस्थित स्वर्गीय भैरव सिंह जी को जानने वाले, मानने वाले, उनकी स्मृतियों को आज भी अपने मन मस्तिष्क में जिन्होंने कैद कर रखा है, ऐसे कई चेहरे में देख रहा हूं। बीकानेर के सम्राट नागरिकगण, सत्य सुनाम माता और बहन, सुरेंद्र, मैं किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं। आपने एक युग पुरुष को, युग दृष्टा को, और मैं कहूं कि संसदीय लोकतंत्र राजस्थान का जिनके बिना अधूरा रहा, जिनकी स्मृतियां आज भी जब उनके बारे में बात करना प्रारंभ करते हैं, कई घटनाएं मन मस्तिष्क में आ जाती है। ऐसे श्रीमान भैरव सिंह जी शेखावत के इस जन्म शताब्दी समारोह में आपने मुझे और करुण जी को आमंत्रित किया। विषय भी आपने रखा राजस्थान के लोकतांत्रिक विकास में भैरव सिंह का योगदान। मैं समझता हूं जब राजतंत्र था तो राजतंत्र लोकतंत्र के आकार की ओर बढ़ रहा था। भैरव सिंह जी ने राजतंत्र को भी देखा और लोकतंत्र को आकार लेते हुए भी देखा। अभी जिस जिम्मेदारी उन्मूलन की बात सुरेंद्र जी आपने कही, भैरव सिंह जी ने अपने बाल्य अवस्था में, नौजवान अवस्था में उस जागीरदार प्रथा को भी देखा और जागीरदार उन्मूलन विधेयक के अंदर उन्होंने भाग लेकर अपनी बात को भी वहां कहा। मैं समझता हूं कि रियासत और रियासत के कानून को हमने राजस्थान के अंदर प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में कानून का रूप लेते हुए किसी एक व्यक्ति ने देखा तो वो भैरव सिंह जी शेखावत। 1952 से 1967 के बीच में जब राजस्थान के अंदर लैंड फोन के कानून बन रहे थे, राजस्थान के अंदर जो 22 रियासतें थी, उन रियासतों के एकीकरण करके एक नया कानून जनतांत्रिक व्यवस्था में सामने आ रहा था। आज भैरव सिंह जी की वो बहस, चाहे वो किसी भी कानून के बदले में हो, आज इस राजस्थान में हिंदुस्तान के संसदीय इतिहास के अंदर, इतिहास के पन्नों पर 90 समय तक उसी प्रकार की शिक्षा नए विद्यार्थियों को देती रहेगी। हम सब लोग जानते हैं, जो आया है उसे जाना है। व्यक्ति जन्म लेता है, उस दिन से मृत्यु उसका पीछा करना प्रारंभ कर देती है और एक दिन
प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वो समय आता है जब वस्तु जीत जाती है, जीवन हार जाता है, और कुछ लोग काल के कपाल पर वो अमिट रेखाएं खींच जाते हैं, वो विकास के नए सोपान चढ़ा जाते हैं, उन व्यवस्थाओं को सुधार करने के लिए एक दृष्टिकोण ले जाते हैं कि जमाना बरसों तक नहीं याद करता है। उसी नाते भैरव सिंह जी को हम उनके द्वारा अलग अलग विषयों पर किए गए उन बातों को हम भूल नहीं सकते। राजस्थान की विधानसभा में पहले व्यक्ति 10 बार वो विधायक चुने गए और 8 बार अलग अलग जगह से लड़े। राज्यसभा में गए, देश के दूसरे बड़े संसदीय लोकतंत्र के पद पर रहे। तो मैं कह सकता हूं कि आज राजस्थान की विधानसभा के गौरवमय इतिहास को पूरे देश के लोग मानते हैं बड़ा गौरवमय इतिहास है। उस गौरवमय इतिहास को देने में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो सदैव भैरव सिंह जी से था। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में उनका योगदान, जब पहली पंचवर्षीय योजना बन रही थी 1952 में, उससे लेकर 10वीं पंचवर्षीय योजना बनी, उस समय तक भैरव सिंह जी का जो योगदान है वो किसी से भुलाया नहीं भूल सकते। जब पहली बार वित्त आयोग का गठन हुआ केंद्र स्तर पर, और जब 8वां वित्त आयोग आया पहले से लेकर 8वें तक, अरुण जी को सुनना होगा, वो समय था जब वित्त आयोग आता था, चाहे प्रतिपक्ष में रहे चाहे सत्ता पक्ष में रहे, हम लोगों को बुलाकर इस केंद्रीय वित्त आयोग के सामने मुझे ज्ञापन देना है और ज्ञापन में सिद्ध करना है कि राजस्थान विषम परिस्थितियों के कारण से विशेष तौर पर राजस्थान को केंद्र का सहयोग किए, केंद्र के अंदर केंद्रीय क्रम में हमारा हिस्सा बढ़ना चाहिए। मैं समझता हूं कि आज के समय में जब केंद्रीय वित्त आयोग का आना बंद हो गया, तो फिर भी हम सत्ता पक्ष के लोगों को तो देखते हैं कि कुछ बात ठीक है, प्रतिपक्ष के लोग कमियां जरूर ढूंढते हैं। वो एक मौका मैंने भैरव सिंह जी को देखा जब वो सत्ता से बाहर होते हुए भी सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री से बात करते थे, उन्हें सुझाव देते थे और साथ में जाकर केंद्रीय वित्त आयोग के सामने ज्ञापन देकर राजस्थान की भविष्य का आधार बनाते थे। मैं जब 1998 में वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, जो उनका पहला वक्तव्य आया उसको कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा मैं गरीब और वंचित तबके के लिए तब तक काम करता रहूंगा जब तक मैं अपने संवैधानिक मौलिक अधिकारों के आधार पर गरिमापूर्ण जीवन नहीं जीने का आधार नहीं मिलेगा। यहीं से अंत्योदय का जन्म हुआ। अंत में खड़ा उसका उदय भैरव सिंह जी शेखावत ने दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद को, अगर मैं कहूं हिंदुस्तान के अंदर पहले नेता थे जिन्होंने एक सिद्धांत को जो पंडित दीनदयाल जी ने हमारे सामने रखा, अंत में खड़ा कुर्सी में जो खड़ा उसका उदय किस प्रकार हो, तो उनके भाषा में कैसे हो, भैरव सिंह जी ने अंत्योदय के नाम से उस बात को प्रारंभ किया। और मैं अभी ज्ञान जी बैठे हैं, विधानसभा में अरुण जी कई बार ऐसे मौके आते हैं। आज के विधानसभा के सदन के नेता और मुख्यमंत्री जी हमें देखकर कहते हैं आप तो भैरव सिंह शेखावत स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं। मतलब मैं समझता हूं कि आज भी लोग ये मानते हैं कि उनके साये से गुजर गया, उसको भी तराशने का काम उन्होंने किया। और इसलिए मुझे कहते हुए गर्व है कि उनकी संकल्प छाया के अंदर अरुण जी और मेरे जैसे कई राजनेताओं को उन्होंने तैयार करने का काम किया। जब 19 अगस्त 2002 का होगी, तो भैरव सिंह जी शेखावत उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन भर रहे थे। राजस्थान से उपराष्ट्रपति रहते हुए भी उनका संबंध रहा, और मैंने पहली बार देखा जब उपराष्ट्रपति पद का नामांकन भर रहे थे, मैं भी वहीं था, उनकी आंखों से आंसू निकले। मैंने कहा कि खुशी का मौका है
उन्होंने एक बात कही, मैं सोने के पिंजरे में जा रहा हूँ, तुमसे अलग तो नहीं होगा, और तब से मेरी मर्यादाएं बदल जाएगी। वो सुबह शाम किसी भी वक्त में कहीं भी निकल जाना, किसी से भी मिल लेना, कोई मेरे पास आ जाए, उसके सामने 2-3 जेलें खड़े होंगे, उनको हटाऊंगा। और उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो उनके लिए कहा, उन्होंने कहा कि 50 वर्ष के स्वाधीन जीवन के बाद आज राजस्थान की धरा का धरापुत्र इस देश के माथे का चंदन बन रहा है। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही। और मैं समझूं कि अगर राजस्थान में आजादी के बाद भी हम कांग्रेस से अलग करके राजनीति देखें, तो भैरव सिंह जी शेखावत के बिना उस परिभाषा को हम पूरा नहीं कर सकते। मेरा उनका संबंध रहा, मैं छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में विश्वविद्यालय में चुना गया। उनके साथ 1990 से लेकर 2003 तक विधानसभा के उप सचिव से लेकर मुख्यमंत्री के रूप में और विपक्ष के सचिव के रूप में लंबे समय तक उनका सानिध्य रहा। और मैं कह सकता हूं कि भैरव सिंह जी शेखावत के साथ बैठने का मतलब यह कि शिक्षक के सामने विद्यार्थी बैठता है तो शिक्षक से कुछ लेकर उठता है। एक चलते फिरते आदर्श शिक्षक की भूमिका में मैंने उनको देखा। और 6 अप्रैल 1980 को जिस भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, जिसके आज हम कहते हैं कि विश्व की सबसे लोकतांत्रिक सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी, उसमें पहले 4 नेताओं में आज जिस विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी का नेतृत्व विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कर रहे नरेंद्र मोदी, उस पार्टी का अगर आधार है तो भारतीय जनसंघ है। और भारतीय जनसंघ में अगर किसी ने सबसे बड़ा योगदान दिया उसके उद्देश्य से लेकर उन्नति की ओर जाने तो भैरव सिंह जी। तो हिंदुस्तान की राजनीति में 2 व्यक्ति मैंने देखे। आज तो हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, उनका गांव भड़गांव गुजरात के अंदर छोटा सा गांव, उनके बचपन की कहानी हम पढ़ते हैं। बचपन में चाय बेचने वाला एक गांव का बेटा आज विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता है और देश के विदेश में बदलता है। जिस समय मैंने भैरव सिंह जी शेखावत को देखा, खाचरीनगर से निकलकर उन्होंने एक छोटे से गांव से निकलकर अपनी मेहनत से, अपनी ऊर्जा से, अपने सिद्धांत के प्रति अपने समर्पण से वो ऊंचाई छूने का काम किया। आज राजस्थान के अंदर हम 2 पार्टी सिस्टम देखते हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। इस राजस्थान के अंदर ये 2 दलों का जो आधार हम देखते हैं, 2 पार्टी सिस्टम में राजस्थान बैठता है, उसका अगर श्रेय किसी को जाता है तो भैरव सिंह जी शेखावत को जाता है। हमारे जैसे लोगों को जो जनता पार्टी जनता दल में थे, तब उन लोग कान पकड़कर उन्होंने इस हिंदू के धारा में शामिल कर लिया, हमें मालूम ही नहीं पड़ा। मैंने उनके जीवन दर्शन को जब देखा, 18 वर्ष की उम्र के अंदर पिता का साया और वो माने लालन पालन किया। हमेशा वो कहा करते थे तो मेरी मां नहीं होती तो आज भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री के रूप में उनके साथ जब काम करते थे और जब कभी भी शाम के भोजन की वक्त आता और अगर स्वादिष्ट तौर पर दायित्व का भी कोई भोजन होता तो एक बार अंदर जाकर कहते मैं एक बार मां के साथ थाली पर बैठ के खाता हूँ। पिता उनके तुम्हारे और एक संस्मरण को सुनाया करते। हमने उनसे पूछा कि आपने सबसे पहला जनतांत्रिक तरीके से विरोध कब किया? तो उन्होंने कहा कि मैं पढ़ाई किया करता था, स्कूल की छुट्टियों में गांव में आया हूँ। हमारे खाचरीनगर में पूरी फसल को टिट्टी मिल कर गई, जागीरदार का एहलकार लगान वसूल के लिए आ गया। तो भैरव सिंह का मैंने उसको कहा जरा खेत में घूम के देख लो, लगान किस बात का लेना तो होगा नहीं। उन्होंने कहा ये हुक्मनामा है, ये लगान को देना पड़ेगा। बस नौजवान भैरव सिंह शेखावत डॉक्टर खड़ा हो गया। उन्होंने कहा मैंने मेरे जैसे 10-15 नौजवानों को बुलाया,
उसके बाद हमने कहा हमारे ऊपर से निकल के लगा ले लेना, उल्टे पैर उनको लौटा कानून का ये मेरा पहला हूँ। मुझे उनके साथ कई बार अरुण जी को भी मेरे को भी शरद मार्ग को जब यात्रा करते थे चुनाव इससे पहले चुनाव के बाद, तो उनके साथ यात्रा करने का मौका मिला। राजस्थान में 25-30 किलोमीटर की यात्रा के बाद में कार में भेज दिया। अपने पीएसओ भैरव सिंह को कहते, भोपाल सिंह को कहते, वो सामने चाय वाला बीमारी ना, उसको क्या मेरी तरफ से आया हूँ। मतलब उनके हर 25-30 किलोमीटर के बाद भैरव सिंह की सड़क के किनारे कभी पान की दुकान, कभी चाय की दुकान, कभी किसी ठेले वाले से मैंने उनको व्यक्तिगत नाम पुकारते देखा। इस प्रकार का जनसंपर्क था। पहला चुनाव 1952 में दादा अम्बेडकर ने लड़ा। 1977 में पहली बार सरकार में बनी, भैरव सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री बने। उन्होंने उस लगान को माफ किया और उन्होंने कहा मैंने विरोध किया, मैं उस ग्रामीण भूमि के लगान को माफ करूंगा, ये कब बात नहीं। और ये जो अंत्योदय की बात मैंने कही, इस अंत्योदय के आधार पर बीपीएल योजना आज विद्यमान है। पहला देश पूरे मुल्क के अंदर जो उन्होंने अंत्योदय की योजना लागू करके जो पहली अवधारणा सामने रखी, और उसी अवधारणा को हम देख रहे हैं। और उनका इसीलिए विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष रॉबर्ट मैकेनमारो ने उन्हें भारत का आरोप भेजा था। उन्होंने विश्व बैंक के अध्यक्ष कहते, इससे बड़ा गरीब का कोई दास नहीं। और ये जो काम के बदले अनाज योजना उन्होंने चलाई, उसके पीछे 5 साल के अंदर 3 साल राजस्थान अकाल पड़ता है। लोकसभा के अंदर बहस चल रही थी। लोकसभा में उस समय के मंत्री थे जयराम रमेश, उन्होंने खड़े होकर कहा अपोजिशन के लोगों को, कहीं ये योजना वो है जो भैरव सिंह जी शेखावत ने काम के बदले अनाज के माध्यम से गरीब को रोजगार से जोड़ने की बात कही। हमने उसी योजना को प्रवर्तित रूप में लेकर आ रहा हूँ। आज लोकसभा की रिपोर्ट में छोटी बात नहीं। आज हम अगर देखें, उन्होंने अपने दूसरे बार जब मुख्यमंत्री बने तो अपना गांव अपना काम योजना की सहकारिता के भाव से 70% सरकार का पैसा, 30% गांव का श्रम। और गोपालन योजना आज उस समय उन्होंने गौ संवर्धन की बात कही कितने समय पहले, मुझे याद रहा है। मैं झांसी में दूसरे आता हूँ 1990 में हमारे आपकी योजना है। आपकी योजना में उन्होंने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात कही, तो मैं सबसे पहले गया। मैंने कहा आप ये कह रहे हो कि इस आपकी योजना में एक पॉइंट के आगे जो दूसरी कमेटी है, गांव की कमेटी है, वो पानी का प्रबंधन नहीं करेगी और पानी का बिल का संग्रहण नहीं करेगी। ये कैसे होगा? उन्होंने मुझे विचार दिलाया तो गांव में पुराने लोगों के पास जाकर पूछना। गांव में एक को आवाज आता, गांव में पी लगा करती थी। गांव के लोग अलग अलग दिनों पर पानी को खींचकर बाहर निकालने का काम किया करते थे। तो मैं समझता हूँ कि आज मुझे कहते हुए बनता है कि वो आपकी योजना कालांतर में एशिया की सबसे बड़ी पब्लिक पार्टिसिपेशन की योजना बन गई। आज रिपोर्ट में हो दो बातें हमेशा काम करते थे। एक तो राजस्थान में शिक्षा की बात है और राजस्थान के अंदर साक्षरता की कमी, उसका दर्द उनके मन में हमेशा आता है। और मुझे याद आ रहा है जब उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को लागू किया, लोगों ने कई प्रकार का मजाक उड़ाया। पर भैरव सिंह जी के समय में 1990 के अंदर जो साक्षरता 36% थी, वो 1998 में बढ़कर 66% थी। तो भैरव सिंह जी ने कहा अब समय आ गया है, राजस्थान के अंदर बच्चों के पास किताब भी मुफ्त में जानी चाहिए और राजस्थान के अंदर साक्षरता के साथ राजस्थान के लोगों को इस प्रकार जोड़ा जाए, इसका कहीं न कहीं कानून के अंदर इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने बढ़ते हुए परिवार और जनसंख्या की बात हमेशा की। उसमें हमेशा एक बात कहा करते थे, अपने ही गांव का उदाहरण देकर कहा करते थे, 2 भाई थे, एक भाई थे, एक लड़का और एक लड़की, एक भाई के 4 लड़के और 2 लड़कियां।
जिस भाई के एक लड़का एक लड़की थी, उस भाई ने 15 बीघा जमीन जो उसके पिता की धन से उसके पास आई, उसने उसको डॉक्टर बनाया। और जिस भाई के 4 लड़के थे, दो छोटी हो गई, नए लाभकारी हो गई, आपस में लड़ते रहे। एक भाई का बेटा डॉक्टर बन गया, एक भाई की बेटी BA-BSc कर गई, दूसरे भाई का बेटे और बेटी अनपढ़ रही। हमेशा वो सीमित परिवार की बात हमेशा कहा करते थे। और 1990 के अंदर पहली बार अगर किसी ने राजस्थान में ग्राम पंचायत को विकास का आधार बनाया तो भैरवपुर इसके बाद हर ग्राम पंचायत सदस्य होनी चाहिए, हर ग्राम पंचायत के अंदर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए, हर ग्राम पंचायत में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र होना चाहिए। ये सारा काम किया तो भैरवपुर शेखावत ने किया। और एक जब आप देख रहे हैं हमारे आज राजस्थान में सबसे बड़ा विकास राजस्थान ने अपने आप को किया। राजस्थान के किले भवनिया उनके कार्यक्रम में जाट तपस्या मान मर्यादा का विकास तो दूरदर्शित हो रहा था। भैरवपुर ने उसमें हेरिटेज संरक्षण की बात की, उसी समय प्रारंभ हुई थी, लोगों ने बड़ा विरोध किया। वो कहा करते थे कि ये जो किला ठहरा है इसकी मालकियत किसकी होगी किसकी नहीं होगी ये बात अलग है, पर इसके साथ क्या ठहरा है। और उस समय उनकी इस योजना ने राजस्थान में आज जो आप देखते हो राजस्थान के स्मारक जो होटल के रूप में परिवर्तित हुए हैं, उनका जो संरक्षण हुआ है उसका एकमात्र जो देन है तो भैरवपुर शेखावत की देन है। मैं समझता हूँ उसको बुलाया नहीं, थोड़ा बहुत 1991 में पहली बार उन्होंने जनसंख्या के आधार पर पंचायतों को विकसित किया। 1993 में पहली बार राजस्थान पहला प्रदेश था जिन्होंने पंचायत राज संस्थाओं में आरक्षण की बात कही, महिला आरक्षण की बात कही, SC/ST के आरक्षण की बात कही। और उसके साथ उन्होंने जो कानून बनाया, बहुत से ज्यादा अगर आपके बच्चे हैं तो वो डिस्क्वालिफिकेशन में निराश करने का काम किया, शिक्षा को से जोड़ने का काम किया। मैं समझता हूँ वो जो क्रांतिकारी परिवर्तन लोग करके गए, आज वंचित हुए भी हम पंचायत राज संस्थाओं में प्रधान बने, प्रमुख बने, सरपंच बने देखते हैं। आज हमारी बहन बेटियां भी जो घूंघट में रहा करती थी, आज चौपट को पार करके अलग अलग पदों पर देख रहे हैं। अगर किसी ने इसको लागू किया सबसे पहले तो भैरवपुर शेखावत ने किया, और मैं समझता हूँ। और इसके साथ जो मैंने काफी बात की, हमारी पंचवर्ष की योजना हमारे विकास का आधार होता है। राजस्थान में जो पंचवर्ष की योजना बनी 8वीं से 9वीं पंचवर्ष की योजना, भैरवपुर ने दोनों योजनाओं को बनाया। पहली योजना बनी 8वीं 11,600 करोड़ की, और दूसरी योजना उन्होंने 27,400 करोड़ की। 2.5 गुना अगर किसी ने बड़ी कभी बड़ी राजस्थान के विकास का आधार तो उसमें मिला। और मैं समझता हूँ जिसका जिक्र अभी सुरेंद्र जी ने कहा, राजस्थान के अंदर राजस्थान से राजस्थान है और क्षत्रिय समाज के लोग जो उस समय राजतंत्र और राजाओं से जुड़े हुए थे वो कालांतर में सेरेमोनियल हेड के रूप में आ गए। स्वतंत्र पार्टी का उदय हो गया, जागीरदार का वर्चस्व रहा। स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ के अंदर जब 10 विधायक थे और जब ये तय हुआ कि हमें जागीरदारी उन्मूलन के प्रस्ताव का समर्थन करना है, क्षमा प्रसाद मुखर्जी तो अनुजी ज्यादा बताएंगे कौन आए थे जयपुर में, और जब उन सबको बुलाकर कहा कि ये पार्टी का नीतिगत फैसला है, 10 में से 8 आदमी छोड़कर चले गए, 2 आदमी। उन्होंने कहा उस वक्त भी जिस सिद्धांत से मैं जुड़ा हूँ, जिस अनुशासन से मैं जुड़ा हूँ, मुझे मालूम है कि समाज से मैं हूँ और समाज जागीरदारी प्रथा के पक्ष में उन्मूलन के विरुद्ध में, और फिर भी मैं जिस सिद्धांत के साथ जुड़ा हूँ उस सिद्धांत के साथ मैं रहूँगा। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, 1957 में श्री माधोपुर से भैरवपुर शेखावत विधायक बने। हमेशा जो हमारी विधानसभा की मात्र पैदल जाया करते थे और बीच में पान की दुकान पर पान खाया करते थे। पान की दुकान पर एक महिला मिली और उसने कहा मेरी पुत्री के साथ एक पुलिस के कांस्टेबल ने बलात्कार किया। भैरवपुर ने उसी वक्त बैठ के विधानसभा चल रही थी, सारी बात सुनकर एक स्थगन प्रस्ताव लगाया। स्थगन प्रस्ताव आया, उसे रामकिशोर जी का गृह मंत्री थे, उन्होंने जवाब दिया कि भैरवपुर ने जो बात उठाई है वो बिल्कुल सही उठाई है। भला कांस्टेबल ने दुष्कर्म किया है, इसलिए मैं उसके 30 रुपए
जीवन भर के लिए प्रति महीना उसके वेतन की कटौती की घोषणा करता हूँ। भैरव सिंह जी बिफर गए। उन्होंने कहा कि एक बंदा की इज्जत 30 रुपए, दोनों में वापिस हुआ। बातून यहाँ तक हुआ, उन्होंने रामकिशोर व्यास जी के सामने कहा, अब तो शेर की मान में जाकर शेर का शिकार करूंगा, तो किसी को से विधायक कर सकते। अब के बाद आप जो अन्याय कर रहे हो और मैं इस अन्याय का बदला जनता में लेकर जाऊंगा इस बात को। और उन्होंने बाद में आकर बात को सुंदर की भंडारी को कहा, आज मैंने आगे से ये बात कही। उन्होंने कहा करना क्या है, तो कुछ भी करो, हारूं चाहे जीतूं, मैं राजस्थान के गृह मंत्री और सबसे धर्म नेता रामकिशोर व्यास के सामने चुनाव लड़ूंगा। स्वतंत्र पार्टी ने महेंद्र सिंह को उठा कर भैरव सिंह को उसकी समझाइश प्रारंभ हुई। भैरव सिंह ने कहा वचन दे दिया है, रघुकुल रीत सदा चल जाए, ये बात कहकर उन्होंने चुनाव को लड़ा और रामकिशोर व्यास को उठाया। ऐसे अपनी बात को 1962 का एक वाक्य वो हमें सुनाते थे। 1962 के अंदर चुनाव के समय में चौमू में उनकी सभा, रात को बस से चौमू में चले गए। चौमू के अंदर पता किया तो पता लगा सभा का बारे में किसी को पता ही नहीं। एक दो आदमी को बुलाया, बोला कि यहाँ तो प्रचार करने वाला मांगे पर बैठकर सभा यहाँ होगी, ये करने वाला व्यक्ति नहीं। भैरव सिंह जी शेखावत साफा पहना करते थे। साफा खोला, तांगे पर माइक कसा और खुद ही चालू कर दिया। कल 11 बजे गढ़ के सामने भैरव सिंह शेखावत की सभा होगी और उसके बाद खुद ही अपनी सभा का प्रचार करके दूसरी माइक पर भाषण देने खड़ा हो गया। एक व्यक्ति ने उनको पहचाना, अकल आप मुताले पर थे। उन्होंने कहा वो भी पार्टी का काम था, ये भी पार्टी का काम है। ये तो सामने दही दिखी, अगर दही दिखानी होगी, दही साफ भी करनी होगी तो भैरव सिंह शेखावत करता। इस प्रकार के वो नेता थे, मैं समझता हूँ। और मैं मेरी बात को आगे बढ़ाऊँ, एक समय वो भी आया था जब लोकशाही पर राजशाही के बारे में बताया, देश में आपातकाल लगा। आपातकाल में 19 महीने भैरव सिंह जी शेखावत जेल में रहे और उन समय के अंदर खातीपुरा की जेल, रोहतक की जेल, ये तो जनता पार्टी का स्वरूप निकल रहा है। क्योंकि उन्हीं दो चंद्रशेखर जी से, देवीलाल जी से, अटल जी से, अडवाणी जी से, बीजू पटनायक सबसे भी ये जनता पार्टी के प्रयोग में अगर कोई सेतु के रूप में सबको जोड़े हुए थे वो भैरव सिंह शेखावत थे। आज मैंने पहले कहा कि 1952 के बाद बदली हुई परिस्थितियों के अंदर कितनी पार्टियां, स्वतंत्र पार्टी आई, लोकदल आया, धमकी आई, सोशलिस्ट पार्टी आई, पर सारी पार्टियों को अगर हजम करने की ताकत किसी में थी, सारी पार्टियों को मुझे कहना चाहिए समाप्त करने की ताकत किसी में थी, सारी पार्टी में अच्छे लोगों का चयन करके अपने पीछे खड़े करने की ताकत किसी में थी, तो भैरव सिंह शेखावत में थी। और वो हमेशा कहा करते थे, आज उनकी बेटी का भी मैंने एक वक्तव्य पढ़ा, बड़ा मार्मिक शब्दों में उन्होंने कुछ बातें कही और वो हमेशा कहा करते थे कि राजनीति में सबको बनाने के लिए मित्र बनाने का काम। मुझे एक समय वो भी याद है 1992 से 93 के बीच में कुंभाराम जी आए, उनके घर के आगे धरने पर बैठे। पहले आर्थिक रणनीति पुलिस की तरह लगे, जिस गेट में वो प्रवेश करते थे उसकी साइड में जो जगह थी वहां बैठ गए। भैरव सिंह को पता लगा कुंभाराम आने ने मानपत्र दिया तो मानपत्र मॉनिटर के लिए उनको जवाब कर दिया। उन्होंने उसी जगह अपने घर में टेलीफोन किया तो मैं कुंभाराम जी के साथ पुलिस के आकर से बात कर रहा हूँ। मुझे मालूम है वो थोड़े के लिए अपना पिस्टल नहीं लेकर आएंगे, मुझे मालूम है पानी की झाड़ी भी मानी होगी। आप इस सारी चीज का प्रबंध करो अपने घर से है और उसके बाद सारी चीज का प्रबंध और धरने पर बैठे उनके खिलाफ। पर खाना भी भैरव सिंह शेखावत के मुख्यमंत्री निवास से आते दोनों साथ साथ बहुत वर्षों तक जब अंग्रेजों की हुकूमत थी उसमें रामगढ़ शेखावत में कुंभाराम जी सब इंस्पेक्टर थे, भैरव सिंह जी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे। दोनों ने नौकरी की तोड़ने का मन साथ साथ बनाया और उसमें जब रात होती भैरव सिंह जी शेखावत जाकर उनसे बड़े मारने प्रारंभ करते। दोनों आदमी बात करते रहते, सोने के चलिए समय होता सोने को चले अंदर चले जाते पर मानपत्र पर बात नहीं। जब मानपत्र पर बात करने के लिए चौधरी साहब ने एक आदमी और शराबी किया तो कहने लगे अब तो भाई तुम्हारा को भैरव सिंह आया है जो भैरव सिंह जवानी में आपके साथ रामगढ़ के अंदर आपके साथ मैं भैरव सिंह सुबह मुख्यमंत्री बनेगा
घर के बाहर से कल सुबह मुख्यमंत्री के रूप में अगर वार्ता करनी है तो पहले मेरे अधिकारी से वार्ता करना, फिर मेरे से बात करना, किसी प्रकार की मैं जाके और बात कहूँगा इसको अरुण जी को बहुत मुश्किल है। अरुण जी राजेंद्र मिश्रा का अपने की बात करेंगे खालिस्तान निर्देशन फ्रंट के नवनीत सिंह कालिया रवासी लोहिया ने राजेंद्र मिश्रा का अपने पूरी रात परशुराम जी प्रेरणा के दामाद थे वो रामिया मिश्रा के पुत्र थे। पूरी रात उसमें हम भी उनकी सरकार में थे। पूरी रात भैरव सिंह जी सरकार में रहे, खोजबीन हुई थी, नाकाबंदी हुई। उनको रात को कहा कि वो जो अपहरण करता है वो जयपुर से भाग गए। उन्होंने कहा अपहरण करता जयपुर की सिटी में नहीं मिलेगा, आउटर सिटी में मिलेगा। और एक छोटा सा सूत्र दिया कि आप जो दूध या दूध देने जाते हैं मालूम करना नया दूध किस किस घरों में और मिलना प्रारंभ हुआ है, दूध की जो क्षमता को बढ़ाई है, दूध और ज्यादा लेना प्रारंभ किया है। ये करते करते 8-10-20 घरों तक पानी पहुंच और उसके बाद उसी दूध या की छोटे से दूध में नंबर करता वो बोला ये दूसरा जो दूध की घरों से सेवा होती और जो बातें अभी मुझसे पहले कहेगी। अगर मैं कहूँ कि अगर चलती फिरती लाइब्रेरी कोई हो भैरव सिंह जी शेखावत एक पुस्तक से आपको विशेषज्ञ के कमेंट्स नहीं मिलेंगे। भैरव सिंह जी शेखावत पर किसी विषय पर, चाहे पर्यावरण का विषय हो, जनसंख्या का विषय हो, शिक्षा का विषय हो, चाहे आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने का विषय हो, कोई ऐसा विषय नहीं जिस विषय पर भैरव सिंह जी शेखावत के पास खुद की निजी ज्ञान के निजी जानकारी नहीं। मैं 1998 में वो वक्त था जब हम सिर्फ 33 विधायक होते थे। भैरव सिंह जी हमारे प्रतिपक्ष के नेता है। रोज सुबह हमारे में प्रतिस्पर्धा चलती। भैरव सिंह जी को कहते हैं सदन प्रस्ताव लगाना है, वो कहते 8 बजे सुबह आ जाना, 8 बजे आते एक सब शामिल मुद्दे पर कहाँ से बात को गौरव करना, कहाँ बात करनी पड़ी है, इतनी बड़ी उनकी अनुता कभी कोशिश नहीं की उन्होंने कि मैं विधानसभा के अंदर मैं सारी बात कहूँ। हमेशा नए लोगों को तैयार करने में लगे रहते थे और विधानसभा में बोलकर मैंने तो कई बार उनकी डांट भी खाई और उन्होंने पीठ भी दिखाया। जब कभी बोलने में हम चूक होती थी तो बैठ के बुलाते थे वो ये विषय इस तरह को बनना था और जब अच्छा लगता था उस बात को आगे बढ़ाते थे। मैं समझता हूँ भैरव सिंह जी शेखावत के कर्तृत्व को शब्दों में कोई बात नहीं। मैं कुछ लोगों के कोट याद करना चाहूँगा। जब वो राज्यसभा में थे और राज्यसभा में जब उनकी विदाई का सुनाया उस समय देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जी ने भैरव सिंह जी ने क्या कहा उन्हीं के शब्दों में कहा। भैरव सिंह जी बुद्धिमत्ता, ज्ञान, अनुभव का सजीव प्रतीक तत्कालीन प्रधानमंत्री हो गए। उसके बाद शरद यादव उसमें जनता दल राज्यसभा के अंदर विपक्ष में था। शरद यादव ने उनको कहा समाप्ति लिए एक चीज बता दो मेरे को, तनाव के समय में आप भाष्य की कुंडली के अंदर सदन को ऐसा कर देते तो हंसने लग जाते, तनाव काफी हो जाता था। ये कला बहुत भैरव सिंह जी तनाव के समय में मैंने विधानसभा में भी देखा जब उनको लगता था कि तनाव टूटन की ओर बढ़ जाएगा अपनी बात को वार्ता में आकर मुझे मेरे सबसे जीवन में ऐसा आदमी मिला जो उसी समय चलते हुए किसी बात पर भाव कटुता से उस बात को ऐसे कांटे सामने वाला धराशा हो जाए फिर और उसमें ज्ञान प्रकाश विज्ञानिया ने जो बात कही वैष्णव ग्रंथ को करने के लिए पीर पुराई जानी। इस भैरव सिंह शेखावत ने पीर पुराई जानी और कुछ चीज जानी नहीं कि उसने ज्ञान प्रकाश विज्ञानिया ने कहा ये इनकी पैर की बीमारी घटी हुई थी। इस भैरव सिंह शेखावत ने गाजियाबाद के अंदर भेड़ बकरी चलाने से लेकर हल चलाने का काम किया, इसलिए किसान गरीब को अच्छी तरह जानता है, इसलिए इनका केंद्र जीवन होगा। इस प्रकार के भैरव सिंह शेखावत थे और भैरव सिंह शेखावत ने राज्यसभा में जो बात कही उन्होंने अपने समय में कहा संसदीय संस्थाएं लोकतंत्र का मंदिर है। हमें इन संसदीय संस्थाओं में हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि जो दूसरी संस्थाएं विधायिका है जो पंचायत स्थानीय निकाय है दूसरी संस्थाएं हमारा अनुसरण करें
हमेशा सदन के अंदर राज्यसभा में हो चाहे विधानसभा में हो सोच रहे तर्कों के आधार पर अपनी बात कहो, क्योंकि ये एक तरह से लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। मंदिर के अंदर जो बात कही जाती है वो तर्कों के आधार पर कहनी चाहिए, सोच से नहीं। किस प्रकार के रघुवीर शेखावत थे। मैं 1993 में हमारे मेरे पड़ोस में रतनगढ़ में हरिशंकर जी भागना हुए, कुछ किसी कारणों से दोनों के राजनीतिक रूप से थोड़ा सा जुड़ाव। मेरे यहाँ सभा हुई उनकी, मेरे को कहने लगे चल रतनगढ़ चलते हैं, मेरी सभा अच्छी होगी, कुछ जीत जाएगा, मैं उसमें जीता भी बहुत होगा। तो भैरव सिंह जी उस समय भावना के सामने भगत सिंह जी मुख्य न्यूज वाले भी करार के उनको मारा, उन्होंने इंटरनेट प्रचार कर दिया, सारे के सारे राजपूत और दूसरे लोग उनके साथ हो गए। भैरव सिंह जी शेखावत में मुझे अब तक याद है, मैंने उसके बाद राजपूत छात्रावास के अंदर चले गए, वहाँ बैठे प्रारंभ हुए। लोगों ने कई तरह की बात कही, उन्होंने लास्ट में खड़े होकर कहा तुम मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हो, मुख्यमंत्री तो बाबा साहब को बनाना चाहते हैं, तो तुम्हें से एक समझदार आदमी खड़ा होकर बताए कि विधायक कांग्रेस में मुख्यमंत्री बन सकता हो, तरीका मेरे को बता दो। विधायक में विधायक नहीं बन सकता, मुझे मुख्यमंत्री बनाना है, तो तुम्हें हरिशंकर जी भावना के चेहरे पर भैरव सिंह का चेहरा देखना मंजूर है? उन्होंने कहा आपने क्या चीज मंजूर है। उसके बाद पार्लियामेंट बैठने लगी, फिर करने लगे वो प्रकाश मानवाला कितनी दूर है, दूसरा को जवाब देता है वो ये पास नहीं लगेगा, कोई बोला नहीं। वहां से 700-800 मीटर वासु जी को पता होगा, सफेद घंटा के बाद सब कितनी दूर है, पैदल पैदल भैरव सिंह जी निकले, पूरा धूम उनके साथ निकला, पूरा धूम तक निकला। तो राजस्थान का एक भैरव सिंह के नारे लगे और चंद मिनटों के अंदर हरिशंकर भावना जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वो छोटी सी बात नहीं तो हरिशंकर की भावना को चुनाव होता। एक बार भैरव सिंह जी जोधपुर से चुनाव लड़ते थे, अपना नामांकन भरने जा रहे थे, उसमें मुख्यमंत्री थे वो, सामने बनवारी लाल शर्मा कांग्रेस का प्रचार जी वो मिले, उन्होंने अपनी गाड़ी रोककर जोर से आवाज दी हमारी उसके बाद अरे तो हमेशा मेरे को पान पिलाया करता था, विधानसभा में कहता था धोबी को जाके नाम तेरे यहाँ घूम रहा हूँ, पान तो पिला, तो उनकी बात कभी जाता हूँ, तो पान लेके आए, पूरे इलाके में चल गया, तो भैरव सिंह जी शेखावत को जरा पान पिलाए तो जीतेगा उनके सामने। तो इस कई तरह की बातें उनके साथ है और उनका व्यक्तित्व कितना बड़ा है। हरदेव जोशी प्रतिपक्ष में थे, भैरव सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री थे, हरदेव जोशी बीमार हो गए, मैं शिक्षा मंत्री था, मेरी ड्यूटी लगाई उन्होंने, तो तू रोज हरदेव जोशी जी के पास हर 4 घंटे में एक बार जाकर आया कर रात के 11 बजे मुझे बताना कब ड्यूटी करते थे। एक दिन मैं किसी कारण से गया नहीं, जो उन्होंने मुझे कहा हाँ तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, तू हरदेव जी के पास गया नहीं। फिर उन्होंने कहा कि हरदेव जोशी वो व्यक्ति है जो पत्रकारिता से स्वतंत्र आंदोलन से लेकर राजस्थान में मुख्यमंत्री बना, वो मुख्यमंत्री थे तब उनके स्वास्थ्य की चिंता करने वालों का हजूम था, आज अपना करते हुए नहीं है। मैंने बड़ी शर्मिंदगी महसूस की और मैं समझता हूँ कि वो आज भी मेरे जहन में है तो किस प्रकार का वर्णन करते। वासुदेव को ध्यान 1993 में जुमाना के चुनाव लड़े, हमारे गुरु जी हम आप भी कई बार हमारे साथ हुए, 2:30 बजे वहां से ट्रेन आती थी, जयपुर से 2:30 बजे निकलते थे, हम सब लोग 2:30 बजे जाकर एक किसी भैरव सिंह जिंदाबाद, भैरव सिंह जिंदाबाद, 2:30 बजे हमको ट्रेन से उठाते और उनकी ट्रेन नीचे उतरते, चाय पीते और उसके बाद कभी उन्होंने मीटिंग में नहीं जाते। आज के नेताओं को आप देखो, अगर कोई नेता भैरव सिंह जी के कद के बराबर उनसे छोटा भी हो और अगर किसी जगह जा रहा हो तो छोटा सा चोट लगा भी हो जाए तो भी विफल करते हैं, ऐसे व्यक्ति थे वो जनता का। और मैं समझता हूँ एक उनके बारे में जितना कहो जितना सीखो उतना कम है। और उनका हमेशा ये बात रहती थी कि हमें देश पहला है, देश के बाद मेरे सिद्धांत बाद में है और सिद्धांत के बाद में मैं मेरे सामने चाहे कोई भी हो, मैं पार्टी के रीति की बुराई से बाहर नहीं। और विरोध से विरोध, आपको याद होगा 1977 में चुनाव हुआ, महात्मा गांधी और वोट गिरे और वोट गिरने के बाद में महात्मा गांधी के पास वो गए
चरण स्पर्श किया, विद्युत बनाया। और आज के युग में आप देख रहे हो क्या हो रहा है। आज कभी एक विमान में चले जाते हैं, कभी होटलों में जाकर कैद हो जाते हैं, कभी त्याग पत्र देकर और कलाकुमान जॉब कर लेने का काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि उस समय जो लोग दान कर सकते थे, आज के युग में विशेष तौर पर राजस्थान की राजनीति के अंदर आज जो कुछ चल रहा है, मैं इस मंच से ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो अगर भैरव की सेवा होते और अगर कलाकुमान का ऊपर भूत आकर उनको कहता, और अगर कोई कहता कि विधायक दल की बैठक के अंदर हम आपके कार्यपत्र की बात करेंगे, उसके पहले कार्यपत्र देंगे और उसके बाद कैसे मेरे नेता के चुनाव देंगे। आज इस कुर्सी के चक्कर में राजस्थान के साथ जो हो रहा है हम सबको मालूम है। मुझे भी प्रेस के लोग पूछ रहे थे कि आप राजस्थान के अंदर गहलोत साहब की सबसे बड़ी कामयाबी क्या मानते हैं। तो मैंने कहा जिस दिन जब वो शपथ ले रहे थे मुख्यमंत्री की, उस दिन उनकी कुर्सी के पाए हिल गए। उस दिन से अंतर्विरोध प्रारंभ हुआ, अंतर्विरोध लगातार चलता रहा और उसके बाद जादूगर ने अपनी कुर्सी को अवसर बचाया था। इसके बाद जादूगर था। मैं इस अवसर पर कोई लंबी बात इसलिए नहीं कहूँगा कि भैरव सिंह के बारे में उनके जानने वाले पहचानने वाले भगत सिंह से लेकर बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं। यहाँ सत्यप्रकाश जी से लेकर वो लोग भी हैं जिन्होंने भैरव सिंह के साथ काम किया। आप में से बहुत से लोग हैं। एक चलती फिरती लाइब्रेरी, ज्ञान का भंडार, ड्यूटी और विराट हृदय और ऐसा भगवत जिसके बड़ के नीचे हमारे जैसे कई लोग पैदा हो गए। अभी मैं कुछ बातों पर मैसेज हुआ सर्किट हाउस पर कह रहा था। मैंने कहा भैरव सिंह जी ऐसे डॉक्टर थे, उनके नीचे कोई जहरीला पौधा होता वो भी बनता था, कोई भला पौधा होता वो भी बनता था। अब उन्हीं के नीचे हम पैदा हुए, उन्हीं ने हमें बनवाया और आज उन्हीं के कार्यक्रम के बारे में हम सोशल मीडिया पर लिखते गए। मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। आप सब लोग आए, मेरी छोटी सी बात सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार राठौर साहब के लिए। अपने गुरु की परंपरा का निर्वहन करते हुए आप लोग शायद देख नहीं रहे थे, वो बहुत अच्छी मैं थोड़ी सी बात जरूर करना चाहूंगा। आपके पीछे ये जो युवाओं की कतार आप देख रहे हैं, भैरव सिंह जी के संस्कारों को अंगीकार करने वाले युवा हैं। ये विभिन्न छात्र संघ के पदाधिकारियों में से कुछ बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और ये आज का ये जो खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं, ये सही मायनों में भैरव सिंह जी के आदर्श को भविष्य तक पहुंचाना। और ये जो बीच की कड़ी देख रहे हैं, इस बीच की कड़ी ने सामंजस्य का काम किया है। और ये जो युवा यहाँ पर बैठे हैं, सुरेंद्र सिंह शेखावत, पिछले 15 दिनों से लगातार इनका ये प्रयास रहा है कि युवाओं तक भैरव सिंह जी का संदेश जाना चाहिए और आज आपकी उपस्थिति में इसे बहुत सार्थक तरीके से सिद्ध किया है। यही नहीं, बाहर बहुत सारे लोग स्क्रीन पर भी आपको सुन रहे थे, हजारों लोग लाइव के माध्यम से आपको सारी दुनिया में देख रहे थे। भैरव सिंह जी का ये जो कृतित्व आज आपने वर्णन किया है, ये इतिहास में बेहतरीन शब्दों में लिखा जाएगा।